हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पावर सिस्टम इकोनॉमिक्स या पावर प्लांट इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शन मैंने यहाँ पे लिया हो क्वेश्चंस का। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेक्शनलाइजेशन ऑफ पावर प्लांट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं सेक्शनलाइजेशन का मीनिंग क्या है। सेक्शनलाइजेशन का मीनिंग है, देखिए यहाँ पे नीचे एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है। It means installing more number of small units rather than installing a big unit। तो एक पावर प्लांट है, वहाँ पे एक बड़ी जनरेटिंग यूनिट लगाने की जगह हम क्या करेंगे, छोटी छोटी जनरेटिंग यूनिट्स लगाएंगे सेम कैपेसिटी की उस पर्टिकुलर पावर प्लांट पे। इससे क्या होगा, इससे नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो सेक्शनलाइजेशन का मीनिंग समझ में आ गया कि एक बड़ा पावर प्लांट में एक बड़ी यूनिट ना यूज करके छोटी छोटी यूनिट्स हम यूज करेंगे सेपरेट, और उसमें ऑप्शंस दिए हैं। इससे क्या होगा, हाई रिलायबिलिटी, लो कैपिटल कॉस्ट, लो मेंटेनेंस एंड इजी ऑपरेशन। तो इसका राइट आंसर है हाई रिलायबिलिटी। इससे हमारी रिलायबिलिटी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी कि एक बड़ी यूनिट अगर आपका काम करना बंद कर देती है तो आपका पूरा की पूरा सिस्टम वहाँ पे बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी बहुत सारी यूनिट्स यहाँ पे दी हुई हैं, हमने यूज़ की हुई इस पावर प्लांट की छोटी छोटी यूनिट सेम कैपेसिटी इनकी मिला के बनी है, तो अगर कोई एक पर्टिकुलर यूनिट काम नहीं करती तो बाकी यूनिट आपकी सप्लाई देती रहेंगी और आपका सिस्टम रिलायबल बना रहेगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन आ गया ए। सो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, द एरिया अंडर लोड कर्व रिप्रेजेंट। तो लोड कर्व क्या होता है, सबसे पहले यह देखते हैं। यहाँ पे देखिए लोड कर्व क्या होता है, हमारा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस होगी। तो जैसे जैसे हमारा लोड वेरी हो रहा है वैसे वैसे क्या होगा, हम इसको प्लॉट करते हैं और टाइम के यहाँ पे रिस्पेक्ट में इसको करेंगे। तो वाई एक्सिस पे हमारा लोड होता है और एक्स एक्सिस पे क्या होता है, हमारा टाइम होता है। तो यहाँ पे लोड कर्व, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, लोड कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग फ्लक्चुएटिंग लोड। लोड तो हमारा पूरे टाइम वेरी हो रहा है, पहले कम था फिर बढ़ा फिर बढ़ा फिर कम हुआ। बाय कीपिंग द लोड ऑन वाई एक्सिस, हमारा लोड वाई एक्सिस पे है और टाइम हमारी एक्स एक्सिस पे है। द एरिया अंडर द लोड कर्व रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ जनरेटेड यूनिट्स या यूनिट्स जनरेटेड। तो देखिए इसके अंदर जो एरिया होगा इस लोड कर्व का, ये क्या बताएगा कि हमने पूरे दिन में या पूरे महीने में जितने ड्यूरेशन का हमने लिया है, तो हमने लोड कर्व लिया है, तो वो लोड कर्व में हमने कितनी जनरेट की यूनिट, जितनी जितनी हमारी डिमांड होगी उतनी उतनी हम यूनिट को जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड। तो इसका राइट आंसर है सी, सेकंड का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड। देखिए मैक्सिमम डिमांड क्या होता है, तो यहाँ पे फिर से लोड कर्व मैंने बना लिया। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं पहले, the ratio of area under curve to the total area of rectangle, the ratio of area under curve and number of hours, peak of the load curve, area under the load curve। तो ये जैसा कि मैंने बताया लोड कर्व इस बार मैं लीनियर बनाता हूँ, यानी कि लीनियर शो करता हूँ इसको। तो मेरा लोड वेरी हो रहा है वाई एक्सिस पे और टाइम के अकॉर्डिंग ये आपका कम ज़्यादा हो रहा है, पहले कम था ज़्यादा हुआ फिर कम हुआ। तो यहाँ पे देखिए ये जो पीक पॉइंट आ रहा है हमारा, ये पीक पॉइंट आ रहा है आपका, यही क्या होगा आपका मैक्सिमम डिमांड। यानी मैक्सिमम डिमांड पे ही हम क्या करेंगे, ये पीक लोड को सर्व करेंगे और यही हमारा क्या होगा, पीक शो करेगा लोड कर्व में और यही हमारा मैक्सिमम डिमांड होगा। यानी कि जब आपका, मैं आपको लोड कर्व को ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी बताता हूँ कि जैसे देखिए ये आपका पीक लोड आया, इस समय ये आपका पीक पॉइंट है इसका लोड कर्व का, तो यही आपकी मैक्सिमम डिमांड है पूरे दिन भर में, या जो भी ड्यूरेशन हमने सेलेक्ट किया है वो हमारी मैक्सिमम डिमांड है। तो इसका मैक्सिमम डिमांड का जो आपका आंसर होगा वो होगा पीक लोड ऑफ द लोड कर्व। सो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द लोड ड्यूरेशन कर्व इंडिकेट्स। यहाँ पे जो ऑप्शन है उनको ध्यान से देखिए, द वेरिएशन ऑफ लोड ड्यूरिंग डिफरेंट आवर्स ऑफ द डे, द टोटल नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड फॉर द गिवन डिमांड, द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द लोड, द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच द पर्टिकुलर लोड लास्ट ड्यूरिंग अ डे। तो यहाँ पे देखिए लोड कर्व नहीं दिया है, लोड ड्यूरेशन कर्व दिया है। जो लोड कर्व क्या होता है, उसमें क्या होता है आपका लोड वेरी हो रहा है दिन के अकॉर्डिंग। तो सुबह थोड़ा लोड कम था, फिर आपका लोड बढ़ा, फिर और लोड बढ़ा, फिर दोपहर में थोड़ा कम हुआ, फिर इवनिंग में और लोड बढ़ा, इस तरीके से आपका फिर नाइट के टाइम में और लोड कम होगा। तो इस तरीके से लोड वेरी हो रहा है आपका। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, लोड ड्यूरेशन कर्व में क्या करते हैं, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं। जैसे जो आपका मैक्सिमम लोड था, मान लीजिए वो पीक लोड था, तो हमने उसको वहाँ पे सबसे पहले शो किया,
फिर उससे लोड कितना कम था कितने टाइम के लिए उसको शो किया, फिर उससे कम कितना हुआ शो किया, और ऐसा पूरा दिन भर का हम लोड देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो लोड था उसको सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे, फिर जैसा जैसा डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसको प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में बताया है लोड ड्यूरेशन कर्व इंडिकेट द वेरिएशन ऑफ लोड बट विद द लोड अरेंजिंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड। जो लोड है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में बताया है। तो लोड ड्यूरेशन कर्व जो बताते हैं गिव द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच अ पर्टिकुलर लोड लॉस्ट ड्यूरिंग अ डे, यानी कि कितने घंटों के लिए ये लोड काम किया और फिर ये लास्ट हुआ यानी खत्म हुआ। तो ये सबसे पहले लोड हमने जो मैक्सिमम लोड था वो प्लॉट कर दिया, फिर जो थोड़ा कम हुआ उसको प्लॉट कर दिया, फिर कम हुआ, फिर थोड़ा कम इतना चला, और आखिरी लोड हमारा इतना था। तो ये आपका पूरा नंबर ऑफ आवर्स बता देता है कि जितने आवर्स के लिए लोड आपका यहाँ पे काम किया। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच पर्टिकुलर लोड लास्ट ड्यूरिंग अ डे, ये भी आप याद कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 साइज एंड कॉस्ट ऑफ प्लांट इंस्टॉलेशन डिपेंड्स अपॉन। एक पावर प्लांट है उसका साइज और उसका कॉस्ट किस पर डिपेंड करेगा। तो ऑप्शंस है एवरेज लोड, मैक्सिमम डिमांड, स्क्वायर मीन लोड, स्क्वायर ऑफ पीक लोड। तो ये ऑप्शंस दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए हम कोई भी पावर प्लांट को जब जनरेट करेंगे तो वो मैक्सिमम डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जनरेट करेंगे। जैसे पूरे साल भर का हम ले लें कि जैसे ये लोड हमारा डिमांड इस तरीके से लोड हमारी डिमांड बढ़ती है और एक टाइम पे हमारी मैक्सिमम डिमांड इतनी होती है। तो मैक्सिमम डिमांड को वो सर्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो जो मैक्सिमम डिमांड है हम उसी हिसाब से उस पावर प्लांट को इंस्टॉल करेंगे या मैन्युफैक्चर करेंगे और उसी हिसाब से उसकी कॉस्ट आएगी। तो इसका राइट आंसर है डी, मैक्सिमम डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 द व्हाट इज डिमांड फैक्टर। सो रेशियो ऑफ, जो ऑप्शंस दिए हैं, रेशियो ऑफ कनेक्टेड लोड टू द मैक्सिमम डिमांड, रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू कनेक्टेड लोड, रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड टू कनेक्टेड लोड, रेशियो ऑफ किलोवाट आवर इन कंज्यूम्ड इन 24 आवर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड टू द कनेक्टेड लोड। आपका जो डिमांड फैक्टर होता है उसमें न्यूमरेटर में क्या आता है, आपका मैक्सिमम डिमांड, आपकी एक दिन में या एक महीने में या कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कितनी मैक्सिमम डिमांड हुई, अपॉन जितना भी कनेक्टेड लोड है वो आपका डिमांड फैक्टर आ जाता है। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन में भी देखिए डिमांड फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल मैक्सिमम डिमांड, यानी कि मैक्सिमम डिमांड ऑन द सिस्टम टू द टोटल कनेक्टेड लोड ऑन द सिस्टम। यहाँ पे जो आइडिया है वो इस फैक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि जो सारे इक्विपमेंट है वो आपके इकट्ठे काम नहीं करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, तो मैक्सिमम डिमांड क्या होगा, कभी होगी आपकी, और नीचे क्या हुआ, जो टोटल लोड है सारे लोड का आपको एडिशन कर देना है और यहाँ पे रख देना है। तो जितना भी आपका एक एरिया एक पावर प्लांट पे जितना लोड है कनेक्टेड लोड, उसका पूरे का समेशन नीचे आएगा, और उस लोड पे एक महीने में या दिन में या साल में कितनी मैक्सिमम डिमांड आ रही है वो आपका न्यूमरेटर में आएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लोड फैक्टर इज, ऑप्शन दिए ऑलवेज लेस देन यूनिटी, लेस देन और ग्रेटर देन यूनिटी यानी 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, लेस देन 0। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है ऑलवेज लेस देन 1। लोड फैक्टर हमेशा आपका क्या होगा, 1 से कम होगा। लोड फैक्टर क्या होता है, इट इज द, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ एवरेज डिमांड टू द मैक्सिमम डिमांड। मतलब आपका न्यूमरेटर में क्या आएगा, एवरेज डिमांड, पूरे दिन भर की या महीने भर की जो एवरेज डिमांड है, और उसी ड्यूरेशन में आपकी मैक्सिमम डिमांड कितनी हुई। तो मैक्सिमम डिमांड हमेशा हमारी एवरेज डिमांड से क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी कि आपका डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा। तो आपका ये जो फैक्टर आएगा ये लेस देन यूनिटी या लेस देन 1 आएगा। सो राइट आंसर इज ए, इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 इन प्रैक्टिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डायवर्सिटी फैक्टर। तो डायवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होती है प्रैक्टिस में, जनरल प्रैक्टिस में, ऑप्शन है लेस देन यूनिटी, ग्रेटर देन यूनिटी, इक्वल टू और ग्रेटर देन यूनिटी, लेस देन 0। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस दिए हैं, इसका राइट आंसर है ग्रेटर देन यूनिटी। जो हमारा डायवर्सिटी फैक्टर होगा वो क्या होगा, हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डायवर्सिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स, यानी कि आपके बहुत सारे कस्टमर हैं तो उनकी डिमांड, उनकी इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, पहले की डिमांड प्लस दूसरे की डिमांड प्लस
तीसरे की डिमांड एंड सो ऑन। जितने भी आपके इंडिविजुअल यहाँ पे डिमांड्स है सबका समेशन टू द मैक्सिमम डिमांड, और इन सबकी डिमांड से क्या होगा, जो कोई एक मैक्सिमम, जो भी मैक्सिमम डिमांड होगी उसको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो आपको पता है हमेशा इंडिविजुअल की जो डिमांड होगी सभी की, वो मैक्सिमम कोई भी डिमांड से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे आ गए, इंडिविजुअल सभी की डिमांड्स आ गई, तो ये आपका न्यूमरेटर आपका हाई होगा और डिनोमिनेटर आपका हमेशा उस कंपैरिजन में कम होगा, इसलिए ये फैक्टर जो होगा ग्रेटर देन यूनिटी। सो 8th का सही आंसर है बी। सो डाइवर्सिटी फैक्टर हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, कोइंसिडेंस फैक्टर इज द रेसिप्रोकल ऑफ। आप इसको याद कर लें, कोइंसिडेंस फैक्टर जो होता है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, एवरेज लोड, डिमांड फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर। सो कोइंसिडेंस फैक्टर जो होगा वो रेसिप्रोकल होता है डाइवर्सिटी फैक्टर के, यानी कि दोनों क्या होंगे, जैसे आपका कोइंसिडेंस फैक्टर है वो होगा 1 अपॉन डाइवर्सिटी फैक्टर, तो डाइवर्सिटी फैक्टर के रेसिप्रोकल में होता है कोइंसिडेंस फैक्टर। ये आप इसको याद कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज कोल्ड रिजर्व। कोल्ड रिजर्व, ठंडा जो बोलते हैं कोल्ड, कोल्ड रिजर्व क्या होता है हमारे पावर प्लांट में। ऑप्शन दिए, रिजर्व कैपेसिटी अवेलेबल बट नॉट रेडी फॉर यूज, रिजर्व कैपेसिटी अवेलेबल एंड रेडी फॉर यूज। सी ऑप्शन दिया है, जनरेटिंग कैपेसिटी कनेक्टेड टू द बस एंड रेडी टू टेक लोड। फोर्थ दिया, कैपेसिटी ऑफ इन सर्विस इन एक्सेस ऑफ पीक लोड। तो कोल्ड रिजर्व क्या होता है, ये ऑप्शंस है, तो इसका राइट आंसर है रिजर्व कैपेसिटी अवेलेबल बट नॉट रेडी फॉर यूज। मतलब उतनी कैपेसिटी हमारे पास अवेलेबल है लेकिन अभी तुरंत में रेडी नहीं है वो मेगावाट जनरेशन के लिए, तो ऐसी कैपेसिटी, रिजर्व कैपेसिटी जो तुरंत में अभी रेडी फॉर यूज नहीं, उसको हम क्या कहते हैं, कोल्ड रिजर्व। मतलब कि इसको कुछ समय बाद हम इससे आउटपुट यहाँ पे जनरेशन में आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, या जनरेशन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, या जनरेशन कर सकते हैं पावर का, लेकिन अभी वो रेडी में नहीं है, यूज रेडी टू यूज नहीं है, इसको हम कोल्ड रिजर्व बोलते हैं। सो राइट आंसर इज ए। इसका नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एनुअल एवरेज लोड। साल भर का एवरेज लोड क्या होता है, किलोवाट आवर सप्लाइड इन अ डे डिवाइडेड बाय 24, किलोवाट आवर सप्लाइड इन अ डे डिवाइडेड बाय 24 total multiplied by 365, kilowatt hour supplied in a month divided by 30 into 24 and kilowatt hour supplied in a year divided by 24 into 365। तो आपका एनुअल एवरेज लोड आपको निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, किलोवाट आवर, ये पूरे साल भर का न्यूमरेटर में आ गया, और साल भर में आपके कितने दिन होते हैं, 365 डेज, और एक दिन में आपका 24 आवर्स होता है, तो टोटल टाइम से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये आपका क्या आ जाएगा, एवरेज जो लोड आ जाएगा एनुअल। हमने कितने टाइम से डिवाइड किया, पूरे आवर्स में रहेगा, ये किलोवाट आवर में दिया हुआ है पूरा, हमने आवर्स में निकाल लिया। 365 डेज होते हैं एक साल में, और 24 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो आवर से आवर कैंसिल आ जाएगा, किलोवाट आएगा टोटल, यानी कि आपका लोड आ गया ये एनुअल एवरेज लोड। सो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, फॉर इकोनॉमिक या इकोनॉमी इन पावर जनरेशन। आपका पावर जनरेशन कब इकोनॉमिक होगा, डाइवर्सिटी फैक्टर हाई होगा क्या। सेकंड ऑप्शन है प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर शुड बी हाई, थर्ड है लोड फैक्टर शुड बी हाई, थर्ड इज लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर शुड बी लो। सो राइट आंसर इज प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर शुड बी हाई। आपका प्लांट जितना यूटिलाइज होगा, जितना प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर हाई होगा, उतना ही आपका इकोनॉमिक ऑपरेशन मिलेगा आपको पावर जनरेशन में। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, डिमांड फैक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड अपॉन एवरेज डिमांड, मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड, एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, कनेक्टेड लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, डिमांड फैक्टर जो होता है वो होता है आपका मैक्सिमम डिमांड, न्यूमरेटर में आता है आपका मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड, जितना भी लोड कनेक्टेड है वो आपका डिनोमिनेटर में आएगा, और मैक्सिमम डिमांड ड्यूरेशन में जो हो रही है
एक दिन की या एक मंथ की, वो आपकी न्यूमरेटर में आएगी। सो मैक्सिमम डिमांड न्यूमरेटर में, और कनेक्टेड लोड जो टोटल लोड है उसका सबका समेशन आपका डिनोमिनेटर में आएगा। सो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 14, लोड फैक्टर ड्यूरिंग अ पीरियड इज। लोड फैक्टर क्या होता है, तो यहाँ पे इसको भी याद रखना है हमको। यहाँ पे ऑप्शन है एवरेज लोड अपॉन इंस्टॉल कैपेसिटी, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड टू एवरेज लोड, मैक्सिमम लोड टू इंस्टॉल कैपेसिटी। तो जो लोड फैक्टर होता है वो होता है एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, या इसको मैक्सिमम लोड भी कई बार बोल देते हैं हम। तो डिमांड और या लोड एक ही बात है। सॉरी, यहाँ पे न्यूमरेटर में एवरेज लोड आएगा, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम लोड, या एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। तो ये आपका लोड फैक्टर है। इट इज, अगेन फिर से बता रहा हूं, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम लोड, या मैक्सिमम डिमांड भी इसको बोल सकते हैं। ये आपका मैक्सिमम लोड या मैक्सिमम डिमांड, इट इज लोड फैक्टर। सो राइट आंसर इज बी, 14 का राइट आंसर है बी। नेक्स्ट देखते हैं 15th, इन अ लोड ड्यूरेशन कर्व ऑफ इंटीग्रल पावर जनरेशन द अपर मोस्ट क्रस्ट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी कंट्रीब्यूशन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन हम समझते हैं कि आपका लोड ड्यूरेशन कर्व है। लोड ड्यूरेशन कर्व बताते हैं हम कैसे, जो सबसे पहले मैक्सिमम लोड हुआ, फिर सिस्टम का जो लोड कितना कम हुआ उसको रख देंगे, फिर कितना कम लोड हुआ उसको रख देंगे। ऐसे मान लीजिए हमने पूरे दिन भर का हमने लोड रख दिया। ओके, ये लोड ड्यूरेशन कर्व है। तो इसमें जो पीक है, जैसे मान लीजिए ये पूरा दिन भर का हो गया या पूरे महीने का मान लेते हैं उसको, महीने का, तो ये पीक पोर्शन क्या हुआ, कुछ ही समय के लिए यहाँ पर यूज होगा। बाकी ये बेस पोर्शन तो पूरे महीने में यूज हो रहा है। देखिए बेस पोर्शन में पूरे महीने में आपको एनर्जी की यूटिलाइजेशन या एनर्जी की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। तो बेस में हम क्या करेंगे, कन्वेंशनल पावर प्लांट लगाएंगे। लेकिन जो आपका पीक लोड है वो आपका क्या हो रहा है, कुछ समय के लिए हो रहा है बस। तो यहाँ पे हम नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट से भी काम चला सकते हैं, जैसे आपके थर्मल पावर प्लांट या आपके विंड पावर प्लांट, इस पे भी हम काम कर सकते हैं। तो ये आपका जो इसका जो ऑप्शन है वो आएगा नॉन कन्वेंशनल पावर स्टेशंस। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लें। इन अ लो ड्यूरेशन कर्व ऑफ इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम द अपर मोस्ट crust represent the energy contribution by which one of the following. So base load stations, major thermal stations, peak hydro और gas turbine stations, non conventional stations। जैसे ये लोड ड्यूरेशन कर्व है, अगर हम लोड कर्व के लिए बात करें, यानी कि इसमें असेंडिंग ऑर्डर नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट लोड कर्व बना देते हैं। फॉर एग्जांपल ये साल भर का लोड कर्व बना दिया हमने। तो इसमें आप देखिए ये जो पीक पोर्शन है, क्रस्ट पोर्शन है, ये कुछ समय के लिए आ रहा है बस। तो यहाँ पे हम नॉन कन्वेंशनल पावर सिस्टम को, नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेटिंग टाइप को यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे हम इसकी एनर्जी को, रिक्वायरमेंट एनर्जी को सप्लाई कर सकते हैं फॉर द शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। सो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द एरिया अंडर डेली लोड कर्व डिवाइडेड बाय 24 आवर्स। बहुत सिंपल है, आपका डेली लोड कर्व जो होगा उसका एरिया, फॉर एग्जाम्पल ये पूरे दिन भर का आपका लोड कर्व हुआ, उसका पूरा एरिया जो हुआ, अगर हम उसको 24 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, एवरेज लोड। क्योंकि यहाँ पे क्या आया आपका किलो वॉट आवर पूरे दिन का, और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको किससे डिवाइड किया, आवर से। तो यहाँ पे एरिया अंडर द लोड कर्व डिवाइडेड बाय, एरिया क्या हो गया आपका, किलोवाट आवर होता है पूरा दिन भर का, डिवाइडेड बाय आवर्स, आवर से आवर कैंसिल हो जाएंगे, किलोवाट आएगा आपका। तो एवरेज लोड निकलेगा आपका, पूरे दिन में कितना लोड कम था, ज्यादा था, फिर कम हुआ, ज्यादा हुआ। तो राइट आंसर है इसका एवरेज लोड। सो राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, डोमेस्टिक कंज्यूमर लोड इज अराउंड। देखिए हम डोमेस्टिक कंज्यूमर्स में आते हैं, जो हाउस होल्ड एप्लीकेशन है, यानी जो घर पे सप्लाई लेते हैं, घर पे कनेक्शंस लेते हैं, चाहे वो सिंगल फेस हो चाहे वो 3 फेस हो, उसका जो लोड होता है वो 5 किलोवाट ही होता है, मैक्सिमम 5 किलोवाट होता है। 2 to 3 किलोवाट नॉर्मली होता है। 40 किलोवाट, 80 किलोवाट, 120 किलोवाट, ये सारे इसके ऑप्शंस नहीं होंगे, ये बड़े लोड होते हैं। तो आपका हाउस होल्ड एप्लीकेशन में या डोमेस्टिक कंज्यूमर का लोड कितना होता है, अराउंड 5 किलोवाट। सो राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 18, रिफ्लेक्टर इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट डैश न्यूट्रॉन लीकेज। क्या करता है ये,
डिक्रीजेस, हैज नो इफेक्ट, इंक्रीजेस, ऑल ऑफ द मेंशन, ये आपके ऑप्शंस है। तो ऑब्वियसली क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये जो आपका रिएक्टर है इसके न्यूट्रॉन बाहर ना आए, सेफ्टी हजार्ड्स के हिसाब से कोई प्रॉब्लम ना हो और इसके न्यूट्रॉन्स बाहर ना आए, तो ये रिफ्लेक्टर मटेरियल अंदर की ओर होता है इसमें रिएक्टर में, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा लीकेज को न्यूट्रॉन की। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट देखते हैं 19th, which of the following kind of a process does a steam plant undergoes? तो स्टीम प्लांट में कौन सी प्रोसेस होती है, जो प्रोसेस होती है क्या वो साइक्लिक होती है, ऑप्शन में दिया है, इरिवर्सिबल होती है, एक्सपांशन होती है, एडियाबेटिक होती है। तो इसका राइट आंसर है साइक्लिक। देखिए ये आप याद कर लें, स्टीम पावर प्लांट की जो प्रोसेस होती है वो साइक्लिक होती है और इंटरनल एनर्जी वहां पे कांस्टेंट होती है। जो आपका पानी है उससे स्टीम बना और उसमें कंडेंसर में उस स्टीम से वापस से पानी बना कन्वर्ट करते हैं, पानी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो स्टीम पावर प्लांट है उसकी जो प्रोसेस होती है वो साइक्लिक प्रोसेस होती है। सो आंसर इज ए, 19th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द एफिशिएंसी ऑफ चिमनी, जो थर्मल पावर प्लांट में चिमनी उसकी एफिशिएंसी के ऑप्शंस दिए 20%, 90%, 10%, 65%। सो राइट आंसर इज 20%। जो चिमनी की एफिशिएंसी वो कितनी होती है, 20%। ये भी आप इसको याद कर लें। तो ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं और ये पावर सिस्टम इकोनॉमिक्स या पावर प्लांट इकोनॉमिक्स में आपको बहुत ही यूजफुल होंगे। कोई इसमें डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।